नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में बात करेंगे एक ट्रेंडिंग वाला स्टॉक के बारे में जिसका नाम है हैप्पीनेस माइंड्स। और इसकी पहले हम चार्ट से स्टार्ट करते हैं, कुछ ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम चलेंगे इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ जहां पे देखने के मिलती है स्टॉक में अच्छी खासी मार्केट में जो कि ट्रेंडिंग बनती नज़र आती है ना, वो एक लाजवाब ट्रेंडिंग बनती नज़र आती है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी ग्राफ की तरफ, और ग्राफ से ही स्टार्ट मैंने किया है क्योंकि ग्राफ इसका बड़ा अट्रैक्टिव मूड्स का बनता नजर आता है। इस हिसाब से ये फंडामेंटली की बात करते हैं जहाँ पे स्टॉक में स्टॉक की जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है वो किस लेवल से निकल के आती है वो देखिए। जो इसका ओवरऑल हम इसका रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में हम कंसोलिडेट डेटा को एक सबसे पहले प्रायोरिटी में लेते हैं क्योंकि कंसोलिडेट डेटा ही कंपनी की एक ओवरऑल डेटा होती है। स्टैंड लॉन के हिसाब से जो डेटा यदि हम देखें तो उसमें क्या होती है, कंपनी खुद के बिजनेस का जो रिवेन्यू है वो निकल के आती है, और कंसोलिडेटेड के अंदर जो कंपनी की ओवरऑल जहाँ भी इन्वेस्टेड है वहाँ की सारी वैल्यूशंस निकल के आती है, सारी रिवेन्यू निकल के आती है। जहाँ पे देखने की आती है इसका चार्ट, यदि मैं इसको चार्ट टाइप के बनाऊं तो क्या निकल के आता है देखेंगे। जो एक छोटी सी वैल्यूशन के स्टार्ट होती है और इतनी लंबी चलती उड़ती चली जाती है, वो देखिए 2024 तक का डेटा अपडेटेड है। इस बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलती जा रही है। तो पहले हम बात करेंगे चार्ट में चलते हैं और चार्ट को थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। अभी एक नज़र डालने से क्या लगता है, जो लंबी सी गिरावट थी स्टॉक में, और गिरावट एक लंबी टाइम तक पीरियड तक स्टेबल किया था गिरावट। लगातार जो ट्रेंडिंग बनता जा रहा था वो लगातार गिरावट का ट्रेंडिंग बनता जा रहा था। वहाँ पे आकर के ना एक मोमेंटल आती है, और मोमेंटल के साथ क्या होता है, एक लंबी सी उछाल आती है। लंबी सी उछाल के बाद दोबारा मार्केट एक स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती नजर आती है, लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाती। सस्टेन ना करने के बाद से गिरती है, लेकिन जब दोबारा चढ़ना स्टार्ट करती है तो ये लंबी चढ़ती है और फिर से दोबारा यहाँ पे सस्टेन नहीं करती नजर आती है, क्योंकि जिस लेवल पे ये चली थी उसी लेवल पे आके दोबारा थोड़ी सी आसपास खड़ी नजर आती है। क्या इसका वैल्यूशंस निकल के आती है, फंडामेंटल कितनी सपोर्ट करती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हैप्पीनेस माइंड्स टेक्नोलॉजी की बात करें 882 के आसपास की प्राइस रही। 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो 2022 पे, लो की बात करेंगे तो 738 पे। ये थोड़ा सा समझ में आता है। इसके साथ देखा जाए यदि हम उसको थोड़ा सा कंपनी के बारे में जाने, बेसिकली कंपनी क्या करती है, क्योंकि कुछ तो नाम से स्पष्ट हो जाती है जिसमें निकल के आती है टेक्नोलॉजी वाला सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे देखने को आती है जो हैप्पीनेस माइंड्स इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट्स उन्होंने फाइल किया है वहाँ पे, और वो क्या कहता है, एक्सप्लोरिंग न्यू हॉरिजॉन्टल विथ जनरेटिव एआई। आजकल सब के सब ना एआई के बेस पे काम करना चालू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि सिस्टम ही सब कुछ काम करती है, उसको वेरीफाई करती है, उसके बेसिस पे कामकाज करती नजर आती है। हर चीज के लिए एआई ही आजकल चलती है। अब इसका देखो क्या निकल के आती है। इनकी प्रोडक्ट जो है ना वो बेसिकली क्या है, ये ईडी टेक्स पे काम करती है, हाई टेक पे काम करती है, मीडिया एंटरटेनमेंट पे, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर। मतलब इनके पास जो डिजिटली टेक्नोलॉजी पे काम करती है ना, टेक्नोलॉजी में इनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी में बॉर्ड डिजिटल, बॉर्ड एलिजे, इस तरह के इनके टैगलाइंस निकल के आती है। साथ में ये हर सेक्टर में आप देखेंगे कामकाज करती नजर आती है, और आईटी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती नजर आती है। जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे थे डेटा सेंटर, डेटा को एक डेटा एनालिस्ट के तौर पे भी कामकाज करती नजर आती है। जो हमने इसका थोड़ा सा पार्ट्स देखा जिसमें ये इसका अवार्ड्स वगैरह मिला हुआ है। इसके बाद देखें यहाँ पे क्या है, कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, कंपनी 2011 की कंपनी है। हैप्पीनेस माइंड टेक्नोलॉजी इज द नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विस कंपनी है, और नेक्स्ट जनरेशन अर्थात एआई के ऊपर आजकल जो काज करती है उसी तरह के कामकाज ये भी करती नजर आती है। जहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 97 रुपये के आसपास, और मार्केट प्राइस देखिए इसके कितने गुणने से इंक्रीज करता जा रहा है, जबकि डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। फेस वैल्यू 2 रुपये का। आरओसी की बात करूँ 21 के आसपास, आरओई निकल के आता है 20 के आसपास, और पी की बात करूँ तो पी निकलता है 56 के आसपास। मार्केट कैप बारे में आपको पता है, मार्केट कैप होता है जो नंबर ऑफ शेयर से इनटू करते हैं उसको कैसे, करंट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस निकल के आती है। अब चलते हैं आगे जहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे इसकी कुछ फंडामेंटली
पोजीशंस के बारे में, जहाँ पे देखा है तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टेंसी का काम करती है, 500 इंडेक्सेशन के अंदर कामकाज करती है, 1 साल की चार्ट में ये लगती है, जो कि फिलहाल जो ट्रेंडिंग बनाती नजर आ रही है। ये फिलहाल 1 साल की ट्रेंडिंग में क्या था, इसमें गिरावट का माहौल देखने को मिला था और लंबी गिरावट थी। लंबी गिरावट के बाद दोबारा चलने के लिए तैयार हो रही है, अर्थात क्या इसका पहले नुकसान का था, अब क्या प्रॉफिट बनती जा रही है, या मार्केट में जो इनका ऑर्डर था वो कम था या ज़्यादा था। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से देखेंगे तो खास के यहाँ पे देखा जाए, यहाँ इस बॉटम के आसपास जिसको जिन्होंने लिया होगा पोर्टफोलियो में ऐड ऑन किया है, उनके लिए कि देखिए मार्केट में कितना बुलिश हो जाता है, उनके लिए काफ़ी पोर्टफोलियो इंक्रीज नज़र आती है। अब यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो आया था 7 जून का आया था, मीडिया प्रेस रिलीज आया था। अब प्रेस रिलीज में क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, और ये जो मार्केट चढ़ा था वो मार्केट चढ़ने वाली टाइम को ले लें, ये चली थी 4 जून के बाद इसके मार्केट में जंप स्टार्ट हुआ। ये यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट थी, गिरावट के बाद मैं इसको मानूँ यानी आसपास आती है इसके आसपास, और ये जो टाइम फ्रेम था वो टाइम फ्रेम निकल के आती है वही 5 तारीख के आसपास। और 5 तारीख के आसपास जब टाइम फ्रेम निकल के आती है तो क्या कहती है यहाँ पे प्रेस रिलीज कब आती है, 5 तारीख को आया था क्या, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स आया था, जो कि बिजनेस के लिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रही थी कंपनी ने अपनी। साथ में देखा है तो इंटीमेशन ऑफ द डिविडेंड पार्ट के लिए कहा था कंपनी ने। यहाँ पे देखा जाए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कंपनी ने क्या फाइल किया था, जिसकी वजह से मार्केट में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन दौड़ना चालू किया, वो क्या कहती थी। इसके बारे में कंपनी ने कहा कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से कामकाज करती है, और उस हिसाब से 23-24 के हमारे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स क्या हैं। उन्होंने बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स फाइल किया, जिसमें अच्छी खासी इनकी आप देखिए यहाँ पे 33 पेज है, मैं तो उतना पे पढ़ नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा कुछ पार्ट को लेते हैं, जो कि कहती है कंपनी जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन, ये सब हम इसको थोड़ा सा साइडवेज इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं और कंप्यूटर आइटम्स वगैरह को छोड़ते हैं। हम केवल रिवेन्यू मॉडल की तरफ चलते हैं और कहते हैं कंपनी जहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड में परमानेंट एम्प्लॉयड है और कुछ टेम्पररी एम्प्लॉयड है। परमानेंट एम्प्लॉय की कुछ डिटेल्स बनाई है कंपनी ने, ट्रांसपेरेंशन डिस्क्लोजर कंप्लायंस की बात की है कंपनी ने, जहाँ पर रिटेशल की बात करें जो कंप्लायंस हुआ था, जो कि कम्युनिटी शेयर होल्डर की तरफ से, और इस तरह की जो कि कंप्लेन जाती है उस पर कितना फोकस किया गया, कंपनी कितना तक रिजॉल्व कर पाई, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ निकल के आती है। हम सीधे सीधे इसके बिजनेस मॉडल की तरफ चलेंगे, जहाँ पे टैलेंट बिजनेस मॉडल की तरफ देखें तो क्या निकल के आती है। हम बिजनेस मॉडल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर की बात करें, जहाँ पे मैनेजमेंट अपनी डिस्क्लोजर फाइल करती है। साथ में देखा जाए ऑपरेशन ओपन मैश एंड द बिजनेस के बारे में कहती है कंपनी। लंबी चौड़ी इनकी डिटेल्स हैं, उसमें तो हम पूरे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पार्ट्स लेते हैं जहाँ पे मेल फीमेल की बात करते हैं। बिजनेस सोड भी प्रमोट द विल इन द एम्प्लॉय को जो प्रमोट करते हैं, इसमें जो कि परसेंटेज है महिलाओं की परसेंटेज और पुरुष की परसेंटेज को डिफाइन किया है। हमारे पास इस तरह की चीज़ें चलती है। और या रेगुलेटरी की बात करते हैं, हमारे हर जगह पे रेगुलेटरी शेयर होल्डर इन्वेस्टर हम प्रेस रिलीज हमेशा डालते रहते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूस एनुअलिटी की बात करते हैं। साथ में बातें हम ये अभी तक एम्प्लॉय के बारे में ही बात कर रही है कंपनी फिलहाल। बिजनेस मॉडल के बारे में क्या कहती है, आगे आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम लेके आते हैं जहाँ पे कुछ मिल सकता है। हम 39 पेज तक आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें ऐसा डायरेक्टली यहाँ पे स्मॉल प्रोडक्ट की बात करें, जहाँ पे इनके पास हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है, जहाँ पे इनकी कर्नाटका रिचार्ज में इनकी एनुअल स्पेंड्स करती है कंपनियाँ। फिलहाल कर्नाटका में करने वाली है प्रो लीडरशिप इन द लोक इंडिकेटर। साथ में रूरल सेमी अर्बन्स और ये जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जहाँ हमारी कहाँ पे जॉब है, यहाँ पे कुछ भी जॉब का एक्सपेक्टेशन नहीं दिखा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आती है, इंडिया इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, नेशनल्स और स्टेट के हिसाब से कहा है कंपनी ने। मैट्रिक्स टर्न्स का अब तक बात किया है, जो टोटल स्कोप ऑफ द स्कोप की बात करें, जहाँ पे टर्न ये निकल के आते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। इसके साथ देखा जाए तो ये कुछ बड़ी सी जहाँ पे प्लास्टिक्स वेस्टेज और इसकी बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। पैरामीटर्स में इनके पास जो निकल के आते हैं 23-24 के अंदर ये कुछ बजटेड और फाइनल डेटा निकल के आती है। चलते ही इस नॉन मार्केट फैसिलिटी की तरफ उतने ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। इसकी कुछ ब्रांड्स इनके पास देखने को आते हैं, हैप्पीनेस माइंड्स के हिसाब से ये कुछ ब्रांड्स इनके पास निकल के आती है, और लंबा हो जाता है। हम चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसका कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दें तो कॉर्पोरेट एक्शन में ध्यान निकल के आती है कि फाइनल डिविडेंड जो है 3 रुपये 25 पैसा का दिया था, अभी 14 जून को ही उन्होंने डिसाइड किया, एक्स डेट रिकॉर्ड डेट रखा था।
इसके बाद की बात में दोस्तों एक चीज़ अवश्य सोचना, और ये आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे, क्योंकि कंप्लीटली लर्निंग पर्पस का वीडियो है, ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस। हम यहाँ पे फंडामेंटल्स ट्रेंड से लेकर के टेक्निकल हाइलाइट्स तक की बात करते हैं, थोड़ा सा रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम जाने रियल की पार्ट, तो रियल की पार्ट में थोड़ा सा पुल बैक आया था, प्रॉफिट की पार्ट में उतनी बड़ी पुल बैक नहीं थी, लेकिन फिलहाल अब क्या हुआ मार्केट में जो कि इसकी स्नर्टी बढ़ती आ रही, क्योंकि इसका जो ये तो डेटा था कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है, और कंसोलिडेटेड डेटा हमने यहाँ पे रखने का प्रयास किया जहाँ पे अच्छी खासी इनकी रिवेन्यू और ग्रोथ सामने निकल के आती जा रही है, जहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। इसके क्रम की बात करूँ जहाँ पे हम देखें तो ऑनरशिप इसमें डेटा को देखें, जहाँ पे प्रॉफिट क्वार्टरली डेटा को एक नज़र डाल के देखते हैं। एक नज़र डालने के बाद पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस जो है पिछले क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छा निकल आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 20% के आसपास निकल के आता है। नेट प्रॉफिट को एक ध्यान दे के देखें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यदि करीब 72 करोड़ के आसपास आता है पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए। ईयरली हिसाब से देखा जाए तो ईयरली हिसाब जिस हिसाब से हमने देखा वहाँ पे उसी हिसाब से इसको आकलन करें तो निकल के आती करीब 1625 करोड़ के, ऐसे पहले इतना सारा रिवेन्यू नहीं आए थे। साथ में देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ये भी 21% के आसपास, और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो करीब निकल के आती है करीब करीब 248 करोड़ के आसपास, जो कि हमेशा आज तक के टॉप लेवल पे कामकाज करती नजर आ रही है। इसके बाद एक चीज़ को देखा जहाँ पे एक कंपाउंड सेल्स की ग्रोथ की देखें तो कंपाउंड सेल्स का भी 22% 28% के आसपास देखने को आती है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे होती है। कंपाउंड प्रॉफिट की बात करूँ तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। सीजीआर के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं करता है, रिटर्न इक्विटी के हिसाब से थोड़ा सा परफॉर्मेंस करता है, अर्थात कुछ इंडिकेटर अच्छे दिखते हैं, कुछ इंडिकेटर अच्छे नहीं नहीं एक कुछ एवरेज के आसपास देखने को मिलती है। साथ में हम देखें इसका ऑनरशिप के डेटा, ऑनरशिप डेटा क्या कहती है प्रमोटर्स एंड जो प्रमोटर्स ग्रुप है उनके पास जो होल्डिंग है नियरली 50% की होल्डिंग निकल के आती है। और देखा जाए पब्लिक होल्डिंग की तरफ तो पब्लिक होल्डिंग में 47% के आसपास की होल्डिंग निकल के आती है। अदर की होल्डिंग करीब 1.92 के आसपास निकल के आती है। इसमें कौन से बिग बुल्स हैं क्या है उसको जरा समझने का प्रयास करेंगे तो निकल के आती है जो इसमें तो चलते हैं इसको बिग बुल की तरफ और समझते हैं इसमें, और यहाँ पे निकल के आती है जो हमारे पास, क्योंकि हम अलग अलग डेटा को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे देखने को आती है जो एफ आई और डी आई की जो पोजीशन है वो वैसे की वैसे पड़ी है। पब्लिक के पास जो पोजीशन थी वो भी वैसे की वैसे 40% के आसपास है। पब्लिक वाले में कुछ बड़े नाम्स निकल के आते हैं, फ्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट जिनके पास करीब 3% होल्डिंग और अदर्स के पास करीब 1.92% के आसपास होल्डिंग नजर आती है। बाकी जो पोजीशन है वो 1% से कम की होल्डिंग में कामकाज करती नजर आती है। इसमें एक चीज़ देखो, जहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं हम कई बार, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स किसकी कौन सी पोजीशन है, ट्रेंडिंग की तरफ चलें और इनमें देखें तो म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग में क्या निकल के आती है। यहाँ पे बल्क डील, इनसाइडर ट्रेडिंग, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक ही साथ में मिलती है। इसमें देखा जाए बल्क ट्रेड कब हुआ था, बल्क ट्रेड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। लेटेस्ट जो कि 23 तक का हुआ था, जो कि ब्लॉक डील की बात करें तो ब्लॉक डील भी यहाँ पे अपडेटेड निकल के आती है। साथ में इंसाइडर ट्रेडिंग की तरफ ध्यान दिया तो इंसाइडर ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। मतलब यहाँ पे जो ये एनएससी की जो बीटा वर्जन है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस पर स्टडी करना। साथ में देखा जाए इसके पास यहाँ पे एक निकल के आती है जो इनके पास जो कि सेट्स के अंदर कुछ केस ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं, यहाँ पे ओपन मार्केट से इन्होंने इक्विटी लिया था। साथ में देखा जाए प्लेस शेयर की बात में तो प्लेस शेयर की बात में अशोक जो है उन सूटा, इनका कुछ प्लेस हुआ क्रिएशन हो रखा है जो कि 23 में हुआ था। कैपिटल हिस्ट्री की बात करें तो कैपिटल हिस्ट्री में यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं जो क्या क्या हिस्ट्री निकल के आती है। ड्यू डिलीजेंस की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें एक चीज़ निकल के आती है एनसीएलटी में, इसके ऊपर एक जो डेट जो थी वो 5 नवंबर से इनके पास एक बेंगलोर में चल रही थी, जो कि फाइनल आगे चुकी थी। रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल को उन्होंने रिड्यूस किया था, तो ये इनका अपडेटेड डेटा था। पेटिशंस और जो फाइल किया था उनका फाइनल डिविडेंड फाइनल भी आ गया, जिसकी वजह से कैपिटल उन्होंने रिड्यूस किया था। यहाँ पे ये मुझे फीचर अच्छा लगता है इनका, इसलिए मैं इसको सामने रखने का प्रयास करता हूँ। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग की तरफ। हमने इसको समझ लिया था। शेयर होल्डिंग के बाद हम चलते हैं यहाँ पे एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे कंपनी रिसेंटली लिस्टिंग अर्थात 3 साल की लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद जो इसका परफॉर्मेंस था वो देखिए, इसका चार्ट को देखिए के बाद ये पता चलता है जो स्टॉक में लगातार जब चलती है तो चलती रहती है, गिरती है तो गिरती रहती है। इसी आंकलन के साथ आजकल ये स्टॉक में फिलहाल
दोबारा मोमेंटल नज़र आती है और यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश हुआ था, फिर जो है देखा जाए तो इसके आसपास जाके खड़ी हुई है फिलहाल। इसको एवरेज प्राइस आसपास अभी कहा जा सकता है, एवरेज के प्राइस आसपास का है। ये एवरेज प्राइस का सस्टेनेबल है या फिर नहीं है, इसको तो मार्केट ही डिसाइड करती है, क्योंकि मार्केट में हम इंडिकेटर का कोई यूज़ यहाँ पे नहीं करते, केवल ट्रेंडिंग देखते हैं। 3 साल की ओवरऑल डेटा में देखा जाए तो करीब 4% का नुकसान है, 1 साल 2 साल में कुछ है। ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल 3 महीने से इसके चार्ट दोबारा मोमेंटल की तरफ कामकाज करती नजर आ रही है, जो कि हमने सामने देखने का प्रयास किया, जहाँ पे फिलहाल ये 3 महीने का था, मतलब यहाँ से जब खूब काफ़ी नीचे जैसे भाई स्टॉक गिरा था, गिरावट के बाद दोबारा जंप करना था, क्योंकि इसका फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग पोजिशन में नजर आती है और बिजनेस मॉडल भी अच्छा नजर आता है, जो कि आजकल चल ट्रेंडिंग में चलती रहती है। इसको कंपेयर करने के लिए मुझे लगता है टीसीएस और बाकी चीज़ों से किया जा सकता है, इसको टीसीएस से कंपेयर किया जा सकता है या फिर इंटेल जैसे न्यू जनरेशन से किया जा सकता है। तो इसके सबका इसके लिए टीसीएस का जो सेल्स है काफ़ी बड़ा है, इसका यदि सेल्स के हिसाब से कंपेयर करें किया जा सकता है तो लगता है इससे किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक लेटेस्ट चीज़ में हम चलते हैं केवल चार्ट की तरफ, और चार्ट में एक चीज़ देखें, यहाँ पे एवरेज वैल्यू की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम हैप्पीनेस माइंड में 1 महीने के चार्ट को देखें या 6 महीने के ट्रेंडिंग को देखो, तो 6 महीने के ट्रेंडिंग में ये क्या दर्शाती है, 6 महीने की ट्रेंडिंग में ये दर्शाती है स्टॉक यहाँ के आसपास थी, और यहाँ के आसपास यदि दोबारा स्टॉक्स में थोड़ी सी आती है तो क्या होती है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक की चांस दोबारा बनती है। फिलहाल तो ये अच्छा खासा पुल बैक हो चुका है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए था। हमने बात किया इसके बारे में, जो कि कंपनी का नाम था माइंडनेस हैप्पीनेस माइंड्स के बारे में जानने का प्रयास किया था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।